आप सभी के समक्ष अपने विचार रखने का ये जो मौका मिला है इसके लिए आभारी हूँ। कल और आज में कुछ शब्द मेरे दिमाग में जो चिपक गए और लंबे समय तक रहेंगे भी, उन्हीं शब्दों के आसपास मैं अपनी बात को रखने का प्रयास करूँगी। अस्मिता, विरासत, प्रमाण, परिणाम, मुनाफे की पत्रकारिता, और कल एक शब्द और आया था, कलयुग की पत्रकारिता। मैं बात की शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बात करीब 26-27 साल पहले की है। एक टेलीविज़न चैनल है, रात के 12 बजने वाले हैं। सुबह की शिफ्ट में जो पत्रकार था वो बेसब्री से एम्स की एक यूनिट में बार बार फ़ोन कर रहा है कि मंत्री जी कैसे हैं। एक कैबिनेट मंत्री हैं, क्रिटिकल स्थिति में हैं और उनकी जीवन यात्रा किसी भी समय खत्म हो सकती है। पत्रकार की शिफ्ट खत्म हो गई 8 से 4 बजे। अब 4 से 12 वाली जो शिफ्ट में है उसे भी यही काम दिया गया है कि ये खबर हमसे मिस नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इस खबर को हम ही ब्रेक करेंगे, यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़। शाम 4 बजे से वो भी फ़ोन कर रहा है। हर बार नर्स फ़ोन उठाती है, हर बार ये कहती है कि सांसें किसी भी समय जा सकती हैं। होते होते रात के 11:55 हो गए। 12 बजे उससे जाना है। अब वो झल्ला कर पूछता है नर्स से कि कब जाएंगे, पक्का बताओ। नर्स ने कहा जो स्थिति है उससे लगता है 1-2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, 4 मिनट। पत्रकार पूरे 12 बजे खबर चला देता है, मंत्री जी नहीं रहे। और उन्हीं के साथ बाकी चैनल जो देख रहे थे, गांधी जी के 3 बंदर जिनकी आंखें खुली थीं, उन्होंने तुरंत उसी खबर को उसी तरह से प्रसारित और प्रचारित कर दिया। कुछ मिनटों के भीतर मंत्री जी के बेटे का उस चैनल को फ़ोन आता है जिसने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था, ये बताने के लिए कि पिताजी अभी जीवित हैं। मंत्री जी उसके 10 दिन बाद तक जीवित रहते हैं, लेकिन खबर नवीसों के लिए वे उसी दिन रात के 12 बजे परलोक सिधार चुके थे। इस घटना की जिक्र करने के साथ अब मैं अपने विषय पर आती हूँ, दृश्य श्रव्य माध्यम। 2 पत्रकार, एक महात्मा गांधी जो साफ तौर पर कहते हैं कि मैं विज्ञापनों का स्वागत नहीं करता, विज्ञापन आएंगे तो पत्रकारिता चली जाएगी। दूसरे पत्रकार भगत सिंह जेल में बैठे हैं, जेल से बैठकर लेटर्स टू द एडिटर लिखते हैं और उनमें से कुछ चिट्ठियां दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित होती हैं। इस समय दैनिक ट्रिब्यून के सहयोगी संपादक श्री अरुण मिथानी जी हैं। मैं जब भी उनसे बात करती हूँ तो भगत सिंह का जिक्र ज़रूर आता है। बाद के सालों में महात्मा गांधी से फील्डन ये कहते हैं कि क्या आप एक बार ऑल इंडिया रेडियो आ सकते हैं। गांधी जी कहते हैं नहीं, क्योंकि ये ब्रिटिश सत्ता का ऑल इंडिया रेडियो है। अगर मैं आऊँगा, अपनी बात को कहूँगा, तो इससे ये वो प्रसारित होगा जो आप चाहेंगे। उसके कुछ समय बाद जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात है, कुरुक्षेत्र के बेस कैंप में बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं। महात्मा गांधी पहली और अंतिम बार आकाशवाणी में आते हैं और आज उसी आकाशवाणी में एक बापू धाम स्टूडियो बन गया है। 1959 में साइट का एक्सपेरिमेंट होता है। बाद और दूरदर्शन के आने के बाद ये तय होता है कि दूरदर्शन का मैंडेट होगा इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। कुछ साल बाद हम में से ज़्यादातर लोग उस समय को देखते हैं जब छत पर टीवी का एक एंटीना है, थोड़ी सी भी हवा चलती है तो एंटीना हिल जाता है। एक व्यक्ति नीचे खड़ा होकर चिल्लाता है पूरी जोरदार आवाज़ के साथ, एंटीना इधर कर दो, एंटीना उधर कर दो। घर के अंदर से आवाज़ आती, आ गया आ गया आ गया। हमने उस दौर को देखा कि कैसे टेलीविज़न मौसम की मिजाज के साथ चल रहा था, और हमने खबर पढ़ने वालों को भी देखा। उनके चेहरे और हाव भाव से कतई ये पता नहीं लगता था कौन उनका प्रिय है और कौन उन्हें अप्रिय है। वो एक ही भाषा में, एक ही अंदाज में अपनी खबर को पढ़ते थे। आधे घंटे का समाचार होता था, क्षेत्रीय समाचार आते थे,
खबर शांति से बताई जाती थी, सुनने वाला भी शांति से सुनता था। लेकिन शांति हमें बहुत दिनों तक पसंद नहीं आई। हमने अशांति को खुद बुला लिया। 90 का दशक आया, निजी चैनल आए। मुझे सौभाग्य मिला टेलीविजन चैनल को उगते हुए देखने का। मुझे सौभाग्य दूरदर्शन के साथ जुड़ने का भी मिला। जब मैं एक छोटी बच्ची थी, पंजाब में आतंकवाद चरम पर था। दिल्ली में आई और निजी चैनलों को उगते हुए देखा। G27 साउथ एक्सपार्ट 1 जी पैदा हुआ वहाँ पर, और पहला बुलेटिन आया। उसकी भाषा थी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। हमने पहले ही मान लिया कि भारत की जनता को विशुद्ध हिंदी समझ नहीं आएगी, और आज देखिए हम 200 साल मना रहे हैं हिंदी पत्रकारिता का। दृश्य श्रव्य माध्यम ये मानकर चल रहा था इस देश की जनता को मिली जुली भाषा में ही हिंदी बतानी होगी। उसके बाद एनडीटीवी में मैं जब आई और जब हिंदी चैनल उगे तो एक बड़ा बदलाव मैंने देखा। जिस दिन पहला हिंदी चैनल 24 घंटे का चैनल उगता है, उस दिन न्यूज़ रूम में बड़ी चर्चा होती है। सबसे बड़ी चर्चा ये होती है, हिंदी चैनल 24 घंटे का चल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इन्हें विज्ञापन मिलेंगे चप्पल के और गुटके के, इससे आगे जाएंगे नहीं और उससे आगे चलेंगे नहीं। लेकिन इस हिंदी ने विज्ञापन जो भी रहे अपनी भाषा और अपनी ताकत को साबित कर दिया। हिंदी चैनल अंग्रेजी के चैनलों से आगे निकले, और ऐसे आगे निकले कि अंग्रेजी के चैनल आज भी हाँफ रहे हैं। टीवी चैनल के लिए आज भी बहुत बड़ी मुश्किल है हिंदी के चैनल से आगे निकल पाना, क्योंकि हिंदी जनता की भाषा है। लेकिन इस स्वाद के चक्कर में बहुत कुछ बदला। 1982 में जब एशियाड खेलों का आयोजन होना था, रंगीन टेलीविजन चैनल भारत में आ गए, ओबी वैन आ गए, भारत बदलने लगा। ये वही भारत था जहां दूरदर्शन पर कृषि दर्शन चल रहा था, आज भी चल रहा है। मैं जिस भी संस्थान में जाती हूँ, मैं सबसे नए बच्चों से पूछती हूँ, कोई कृषि दर्शन देखता है क्या? 30 सालों में तो अभी तक मुझे कोई भी स्टूडेंट नहीं मिला जिसने हाथ खड़ा किया हो कि वो कृषि दर्शन देखता है। फिर मैं ये पूछती हूँ, खाना खाते हो क्या? खाना तो सब खाते हैं, लेकिन कृषि दर्शन कोई नहीं देखता। टमाटर की कीमत बढ़ जाती है, प्याज या लहसुन की कीमत बढ़ती है, हंगामा शुरू हो जाता है। लेकिन जिस खेत के बिना और जिस किसान के बिना हम जी नहीं सकते, उसकी फिक्र करने का काम हमने दूरदर्शन को दे रखा है। हमने कुछ और काम भी दूरदर्शन को दिए हैं, लेखकों की चिंता करने का। ऐसे लेखक जो उम्र के किसी एक कगार पर पहुंच गए हैं, ऐसे लेखक जिनकी बात बहुत दूर तक नहीं जाती, जिनके पास इन्फ्लुएंसर्स नहीं हैं, जिनके पास कोई बड़ा सोशल मीडिया का तामझाम नहीं है, वो सारे काम भी हमने दूरदर्शन को दे रखे हैं। बाकी काम हमने निजी चैनलों को दे दिए। बाकी काम क्या है? बड़े नेता अभिनेता की शादी, ये बहुत बड़ा काम है। अभिनेता की शादी में कौन से कपड़े पहने जाएंगे और कौन सा डिजाइनर होगा, ये भी बड़ा काम है। ये काम हमने उनको दिया। पी साइनाथ जब कहते हैं कि विदर्भ में सूखा पड़ता है, और अभी जो जिक्र किया प्रोफेसर चोपड़ा ने, प्रोफेसर चोपड़ा ये बता रहे थे कि कैसे विदर्भ में आया हुआ वो सूखा टेलीविजन के लिए बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर है लैक्मे का फैशन शो। तो हम फैशन शो की उस पत्रकारिता के बीच आज हिंदी पत्रकारिता के 200 साल की बात कर रहे हैं। फिर कुछ और ऐसे लोग भी हुए जिन शब्दों का जिक्र कल और आज में कई बार हुआ, और वो शब्द मेरा प्रिय है। वो शब्द है जेल। जेलों में एक अलग तरह की पत्रकारिता हुई, लेकिन उसकी बात हमने कभी कभी की। सुभद्रा कुमारी चौहान जेल में बैठकर लिखती हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। माखनलाल चतुर्वेदी जेल में है, वहां से बैठकर उनका लेखन हो रहा है। और अरबिंदो घोष जेल के अंदर गए हैं। पहले दिन वो अपनी डायरी में लिखते हैं, पता नहीं किस वजह से मुझे जेल में भेज दिया गया। 365 दिन होने पर जब वो रिहा होते हैं, उस दिन अपनी उसी डायरी में वो लिखते हैं, आज मुझे पता लगा ईश्वरीय शक्ति ने मुझे जेल क्यों भेजा था। महात्मा गांधी जेल में बैठकर सत्य के प्रयोग लिखते हैं। नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते हैं।
विजयलक्ष्मी पंडित ये लिखती हैं कि जेल के अंदर महिलाओं को अखबार नहीं मिल पाती, अखबार मिलते भी है तो कटी फटी मिलती है, हमें पता ही नहीं लगता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। साल 2026 में भी आज भी बहुत सी जेलों में एक कटी हुई अखबार पहुंचती है। हम 200 साल मना रहे हैं। अब है कि कलयुग की पत्रकारिता और ये चिंताएं क्यों हैं, मैं अब उन चिंताओं की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। हम जब पत्रकारिता में आ रहे थे, मेरे टीचर ने पहले दिन हमें एक परिभाषा दी। वो परिभाषा मुझे मरते दम तक नहीं भूलेगी। उन्होंने कहा, पत्रकारिता का मतलब है मेहनत माइनस पैसा, और वो है पत्रकारिता। हार्ड वर्क माइनस मनी इज इक्वल टू जर्नलिज्म। आज आप किसी भी क्लासरूम में इस डेफिनेशन को बोल दीजिए और आप मुझे बताइए कितने बच्चे पत्रकार बनना चाहते हैं। जितने बच्चे बनना चाहते हैं वही हमारा सच है। दूसरी बात, पत्रकारों की आय। एक तरफ एक पत्रकार आज भी साइकिल और स्कूटर में, एक मोपेड में अपने दफ्तर जाता है, और दूसरी तरफ कई पत्रकार BMW में दफ्तर जाते हैं। एक ही दफ्तर में पत्रकारों की आय में इतना बड़ा फर्क। कुछ के पास बॉडीगार्ड हैं और कुछ के पास घर में काम करने के लिए एक आया भी नहीं है। कुछ के पास वो सब कुछ है जो आमतौर पर पत्रकार के पास होता नहीं था, और मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो होना भी नहीं चाहिए, लेकिन उनके पास वो सब है जो पत्रकार के आसपास के दायरे से जरा दूर की बात लगता है। कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो कोविड-19 को कवर करते हुए मारे गए। उनकी चिंता उनके अपने ही संस्थानों ने नहीं की। हम पत्रकारिता के 200 साल की बात कर रहे हैं। पत्रकारों की इस पूरी दुनिया में कुछ मालिक हैं, मुट्ठी भर मालिक, मुट्ठी भर ताकतें, वही प्रभावशाली हैं, वही तय करते हैं न्यूज़ रूम में कौन रहेगा और आज किसकी विदाई है। किसी न्यूज़ रूम में बहुत कम पत्रकार आपको ऐसे मिलेंगे जो गारंटी से ये कह सकें कि मैं अगले 2 साल यहाँ काम करूँगा। आपके अगले 2 मिनट का भी कुछ पता नहीं है। मैं दैवीय शक्ति अकेले की बात नहीं कर रही, मैं मालकीय शक्ति की भी बात कर रही हूँ। फिर एक और बात, न्यूज़ रूम में क्या है। पहले न्यूज़ रूम में डर होता था। टाइम्स लंदन के एक संपादक ने एक बार बड़ी सुंदर बात कही, फियर रन्स इन एवरी न्यूज़ रूम। कोई भी न्यूज़ रूम ऐसा नहीं है जहाँ डर पसरा हुआ ना हो। डर आज भी है। पहले डर दूसरे तरह के थे, आज डर एकदम अलग तरह के हैं। आप किसी ईमानदार पत्रकार से मिलिए और उसकी आंखों में झांकिए, आपको वो डरे हुए दिखेंगे। कल बहुत दिनों बाद प्रेस क्लब जाने का मुझे मौका मिला, क्योंकि मेरी सब्सक्रिप्शन बड़े सालों से वहाँ ड्यू थी। मैंने सोचा कि इससे पहले कि वो उसे निरस्त कर दें, मैं कल जाकर वहाँ पैसे दे ही आऊँ। कई पुराने दोस्तों को मैं मिली, सबके चेहरों पर मुझे डर मिला। जब मैं वापस अपने घर आ रही थी, वो डर मेरे साथ आया। हम पत्रकारिता के 200 साल की बात कर रहे हैं। अब पत्रकार खरीदते क्या है, पढ़ते क्या है, ये भी ज़रूरी बात है। हम सबके पास एक खिलौना है जिसका नाम है मोबाइल। हम कहते हैं मोबाइल हमें कुछ करने नहीं देता, मोबाइल नहीं करने देता, हम खुद भी नहीं करना चाहते। कितने न्यूज़ रूम्स में, टेलीविज़न में, अखबारों में, रेडियो में आपको लाइब्रेरी मिलेगी। लाइब्रेरीज को बदल दिया गया है। लाइब्रेरी की जगह या तो कैफेटेरिया बन गया है या फिर कोई और जगह, लेकिन लाइब्रेरी सिमट गई है। कितने पत्रकारों के हाथ में आपको किताबें दिखती हैं। कितने पत्रकार क्या खरीदते हैं। पत्रकार महंगी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन 200 रुपये की किताब नहीं खरीदते, क्योंकि किताब ऑनलाइन मिल जाएगी। और इस सब की वजह से क्या हुआ है, सिमट गया लेखक, सिमट गया असल में पत्रकारिता करने वाला वो व्यक्ति जिसका दिल था पत्रकारिता में। हम पैकेज की पत्रकारिता कर रहे हैं। कितना पैकेज मिलेगा। कुछ पत्रकार एक चैनल से दूसरे और दूसरे से तीसरे में चले जाते हैं। आजकल जब आप पत्रकार से मिलते हैं तो आप पूछते हैं आजकल आप कहाँ हैं, तो बताता है वो छोड़ दिया कुछ दिन पहले, अब यहाँ आ गया, पैकेज बेहतर था। पत्रकार आपको ये नहीं बताता यहाँ माहौल बेहतर था, यहाँ आज़ादी बेहतर थी, यहाँ काम करने का माहौल बेहतर था, सीखने का अवसर बेहतर था। उसने नौकरी बदल दी क्योंकि यहाँ तिजोरी बेहतर थी। ये हमारे 200 साल हैं।
आज गांधी होते क्या सोचते मैं नहीं जानती, लेकिन एक ठगे हुए समाज में हम जरूर रह रहे हैं। 3 तरह की पत्रकारिता, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कम्युनिटी कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। अब मैं आऊँगी कम्युनिटी मीडिया पर, और इस पर मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूँगी। हम सबके आसपास कुछ सामुदायिक रेडियो चल रहे हैं, कहीं दिल्ली में, कहीं पंजाब में, कहीं हरियाणा में। उनकी बात ज़्यादा नहीं होती, क्यों होगी? उन बेचारों के पास कोई इन्फ्लुएंसर ही नहीं है, उनके लिए लिखने वाला भी कोई नहीं है, अखबार में जगह सिमट गई है, लेकिन वो बहुत बेहतर काम हो सकता है कर रही हूँ। किस तरह से? जब सुनामी आया तो एक महिला थी, उसके पास एक हैम रेडियो था। अंडमान निकोबार में जब बहुत सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गईं, उसने हैम रेडियो से अनाउंस करना शुरू किया कि कुछ लापता लोग इस जगह पर हैं, या एक लड़की है जो यहाँ पर है। उस हैम रेडियो ने बहुतों की मदद की। आप और हम जब ओला में, उबर में जाते हैं, आप देखते होंगे कि ये पूरा तंत्र उस मोबाइल मैप के आधार पर चलता है, वो एक सिस्टम है। मैं अक्सर उससे पूछती हूँ, चालक से, कि किसी दिन ये काम ना करे तो क्या होगा? वो बोला हमें नहीं पता। मैं कई बार उनसे ये भी आग्रह करती हूँ, अपने घर का ठिकाना तो आपको पता होगा। मैं जब अपने दफ्तर जाती हूँ और मैं कई बार कहने की कोशिश करती हूँ कि भाई ये लेफ्ट वाले की जगह राइट वाले से जाओ, तो वो बोलता नहीं, ये डब्बा ये बता रहा है वो सही है। मैं कहती हूँ मैं 20 साल से वहाँ जा रही हूँ, मुझे पता है राइट से जाना बेहतर है। वो बोलता है नहीं, लेफ्ट से जाना बेहतर है, क्योंकि तकनीक बता रही है। अब हमें तकनीक बताती है कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है। जहाँ रोज़ आप जाते हैं वो जाना भी आपको तकनीक बताती है, और फिर हम कहते हैं कि तकनीक ने हमें परेशान कर दिया है। तकनीक ने परेशान नहीं किया, हमने परेशानी को खुद बुलाया है। तो अब हम क्या करें? आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज से करीब 135 साल पहले आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद शिकागो की यात्रा पर गए थे। उस ऐतिहासिक हिंदू महासभा का हिस्सा बनने, जिसमें उन्होंने जो कहा, आज भी वो ऐतिहासिक है। आज का दिन मेरे लिए निजी तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन तिनका तिनका का जन्म हुआ, और तिनका तिनका ने जेलों में पत्रकारिता की नींव रखी। आज ही के दिन बहुत साल पहले हमने ये भी तय किया कि हम धीरे धीरे चुपके चुपके जेलों में कुछ दिए रख कर आएंगे, और उन दियों की भनक हम बाहर की दुनिया को नहीं लगने देंगे। आप सोचेंगे क्यों? इसलिए कि जो लॉ होती है उसके लिए इन हाथों की ज़रूरत होती है। लॉ के लिए पंखों और एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होती। हम बैरकों में जाने लगे और हमने वहाँ न्यूज़ रूम बनाने शुरू किए। इन बंदियों ने अपनी खुद न्यूज़लेटर्स बनाने शुरू किए। जेल का रेडियो बना। आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको जेल रेडियो पर कहीं शेरू मिलेगा, कहीं कशिश मिलेगा, कहीं डॉक्टर सुचित नारंग मिलेंगे। वो कुछ गाते हुए, बताते हुए मिलेंगे, समझाते हुए मिलेंगे। वो आपको ये बताएंगे कि जेल के अंधेरे में बैठकर उन्होंने कैसी पत्रकारिता की। इस पत्रकारिता के लिए उनकी कलम की स्याही की स्पॉन्सरशिप कहीं से नहीं आती। ये स्याही जेल के अंदर की स्याही है। कभी कभी कुछ कागज उन्हें मिलते हैं, उस पर वो लिखते हैं। अंत में एक दो बातें और कहना चाहती हूँ। खरगोश बड़ा सुंदर लगता है, मुझे बहुत पसंद है, पर मुझे कछुआ भी पसंद है। खरगोश की गति तेज होती है, वो भाग कर जाता है और अपनी जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वो पुरानी कहानी भी है। खरगोश धीरे धीरे चलता है, अपनी जगह पर पहुंच जाता है। विशुद्ध पत्रकारिता ने अपने अंदर की कछुएपन को बरकरार रखा, लेकिन इस बीच बहुत सी अखबारें, बहुत सी पत्रिकाएं हमसे छूट गईं। हमसे छूटे पराग, हमसे छूट गया धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान। हमसे छूटे बहुत से ऐसे अखबार जो ऐतिहासिक थे, जिनकी दूरी बहुत लंबी होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उनके सर पर हाथ रखने वाला शायद कोई मिल नहीं पाया, वो छूट गए। लेकिन इस बीच गलती से, तेजी से, भाग भाग कर
त्रुटियां करने वाली पत्रकारिता चलती रही। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि कभी कभी दूरदर्शन पर जब कोई गलती होती थी तो एक कुतरा हुआ चूहा आता था, और कभी कभी रुकावट आती थी तो वो चूहे के ऊपर लिखा रहता था रुकावट के लिए खेद है। किसी को याद है? वो चूहा भी बड़ा मुझे पसंद था। और दूरदर्शन में अगर कभी कोई गलती हो जाती थी उसकी क्षमा याचना भी होती थी, और कुछ कुछ क्षमा याचनाएं भारतीय संसद में भी की गईं जब कुछ बड़े नामों के बारे में गलत सूचनाएं आईं। यहाँ एक और बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी। अभी बात इमरजेंसी की हुई। जयप्रकाश नारायण जब पटना की उस रैली में गए तो उस दिन दूरदर्शन ने एक फिल्म दिखाई थी, और उस फिल्म का नाम था बॉबी। बॉबी इसलिए दिखाई गई ताकि पटना की उस रैली में लोग कम जाएं, लोग बॉबी देखने जाएं। लोग तब भी पहुंचे, जेपी तब भी पहुंचे, भीड़ तब भी पहुंची, लेकिन जानबूझकर बहुत सी जगहों पे उस भीड़ को दिखाया नहीं गया, ये कहकर कि बॉबी फिल्म ज़्यादा लोकप्रिय थी। सच छुप जाता है कुछ दिनों तक, लेकिन लंबे समय तक नहीं छिपता। खरगोश तेजी से भाग लेता है, लेकिन कछुआ अपने आने का इंतज़ार ज़रूर करता है। मैं मानती हूँ आने वाले सालों में और अब के मौजूदा समय में भी कई जगह ज़बरदस्त पत्रकारिता हो रही है, इस लिहाज से कि हाशिए पर पड़े हुए लोगों को भी जगह मिल रही है। हम ऐसे कई लोगों को इन बीते सालों में जान पाए हैं जो छोटे शहरों में हैं, जिनका काम लाजवाब है। हम ऐसे लोगों की आवाज़ें भी जान पाए हैं जिनके पास बड़े पूंजीपति नहीं हैं, लेकिन नागरिक पत्रकारिता ने उन लोगों को जीवित रखा है। तो मैं मानती हूँ कि पत्रकारिता का अगर कलयुग का कोई समय था तो उसके टलने का समय भी इसी दौर पर में हम और आप देखेंगे। एक और छोटी सी कहानी मुझे याद आई। मैं टेलीविज़न में थी, शाम के 7:30 बजे जब बुलेटिन खत्म हुआ उस लोकप्रिय चैनल का, तो 5-7 मिनट बाद फ़ोन पर घंटियाँ बजने लगीं, एक के बाद एक। ये वो दौर था जब पेजर के बाद मोबाइल नया नया आया था, लेकिन दर्शक फ़ोन चैनल पर ही करते थे। और ख़बर ये हुई थी कि टेलीप्रॉम्प्टर का दौर चला था, क्योंकि हिंदी पत्रकारों ने शायद ऐसा माना गया टेलीविज़न वालों को, हिंदी वाले टेलीविज़न ठीक से नहीं संभाल पाएंगे तो अंग्रेज़ी वालों से ही हिंदी बुलवा लेते हैं। तो अंग्रेज़ी वाले जब हिंदी पढ़ते थे तो छोटी छोटी भूल तो बड़े बड़े शहरों में हो जाती है। तो एक पत्रकार से एक भूल हुई, तो एंकर ने टेलीविज़न पर यह भूला, भोपाल के पास एक जंगल में आग लगी थी। उस बेचारे को बोलना यह था कि जंगल की आग में बहुत सी लकड़ियां जल गईं। उसने कहा आग में बहुत सारी लड़कियां जल गईं। ये खबर टीवी पर आई। 7:35 से फ़ोन आने शुरू हुए। उस पत्रकार को जाहिर तौर पर इनपुट और आउटपुट एडिटर ने बुलाकर ज़बरदस्त डांट लगाई कि तुम्हें समझ में नहीं आता है कि ये तो लिखा था लकड़ियाँ, तुम बोला ये लड़कियाँ। तो बोला कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब टेलीप्रॉम्प्टर में LAR था या LAD था, इतना मुझे समझ नहीं आया, मैंने बोल दिया दैट्स इट, जस्ट लीव इट। आप तब ये कह पाते थे लीव इट। अब अच्छी बात यह है इन 200 सालों में पत्रकार जितना सजग हुआ है उतनी ही सजग हो गई है जनता। आप जहाँ कुछ गलत बोलते हैं पत्रकार जानता है आपके पास ज्ञान की कमी है। पत्रकार के बारे में अब बहुत सारे जो हमारे पाठक हैं ना और दर्शक हैं वो सब कुछ जानते हैं। दर्शक ये जानता है कि इस पत्रकार के पास समझ कम है तो वो दूसरी जगह चला जाता है, दूसरी से तीसरी जगह भी जाता है। ये जो विकल्प हमारे पास आए हैं, इन विकल्पों ने इन 200 सालों को और समृद्ध किया है। और अच्छी बात ये कि राम बहादुर राय जी, सच्चिदानंद जोशी जी और श्रीधर सर, आप सब ने मिलकर IGNCA में इस लॉ को फिर से जलाने की कोशिश की है। हमें इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इन 200 सालों में ये पत्रकारिता सिहाई से चलकर भले ही मोबाइल तक आई हो, लेकिन स्याही की ताकत हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। आपका शुक्रिया।